हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे एक बार फिर से। तो आज की क्लास आप लोगों की केमिस्ट्री की होने वाली है। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को मालूम होगा कि हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस पर जो है वो सभी प्रकार के सब्जेक्ट और वीडियोस प्रोवाइड होने लगे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखिए आपका टॉपिक जो है केमिस्ट्री के लेसन 1 यानी कि ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे उसको आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप सारे बच्चे जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए और इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जैसा कि आपको मालूम होगा हमारा जो ये टॉपिक चलेगा वो एकदम ऑप्शन वाइज क्वेश्चन का चलेगा। ठीक है, तो आप सारे बच्चों के लिए कुछ समय भी हम देंगे इसके जवाब को रखने के लिए। ठीक है, तो कोई भी बच्चे वीडियो को छोड़कर नहीं जाएंगे और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे क्योंकि आज का टॉपिक हमारा वो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आपको हेल्पलाइन नंबर हमारा मिल गया होगा स्टार्टिंग में ही, उससे आप हमारी हेल्प ले सकते हो कहीं कुछ भी। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो देखिए कह रहा है ये वाला कि सोडियम क्लोराइड का जालक है। ठीक है, किस प्रकार का जालक होता है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl की बात हो रही है यहाँ पर। तो हमारा ऑप्शन देखिए है, पहला ऑप्शन हमारा है षटकोणीय, दूसरा ऑप्शन है हमारा अष्टफलकीय, तीसरा ऑप्शन हमारा है चतुष्फलकीय और चौथा ऑप्शन हमारा है वर्ग समतलीय। ठीक है, चलिए आप सभी बच्चे जिन्हें ये आंसर मालूम है वो जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, और लास्ट में सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि उनका कितना क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही गया था। ठीक है, एकदम ईमानदारी से। चलिए कुछ समय आप लोग के सामने, जल्दी से इसका आंसर जवाब दीजिए। तो चलिए अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था जी कि सोडियम क्लोराइड का जालक जो है वो कैसा होगा, कैसा होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी को टिक करा था या जिनको ये लग रहा था उनका जो आंसर है वो क्या है, बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा जी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, समझते जाएंगे एकदम टॉपिक वाइज क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है ये वाला, देखिए Na2O। ठीक है, Na2O में सोडियम की उप सहसंयोजन संख्या कितनी है, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, यानी Na2O का मतलब हो गया कहने का अर्थ सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की उप सहसंयोजन संख्या कितनी है। चार ऑप्शन आपके सामने है, ये देखिए। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने क्या है, 6 होगा, ऑप्शन बी हमारा कह रहा है 4 होगा, ऑप्शन सी हमारा कह रहा है 8 होगा और ऑप्शन डी हमारा कह रहा है 2 होगा। तो आप सारे बच्चे इसका जवाब दीजिए जल्दी जल्दी से, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा जी। चलिए जिन बच्चों ने बी को टिक करा होगा या बी उनको लग रहा होगा तो वो बिल्कुल ही सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। और ये टॉपिक हमारा केमिस्ट्री वाला जो है वो एकदम चैप्टर वाइज चलेगा और आपका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर सवालों को पूछ सकते हैं। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बात करते हैं। तीसरा हमारा जो प्रश्न है वो कह रहा है देखिए कि ब्रैग समीकरण है। ठीक है, ब्रैग समीकरण क्या है, आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हमारा है एन लेमडा बराबर डी साइन थीटा, दूसरा ऑप्शन हमारा है एन बराबर 2d साइन थीटा, ऑप्शन सी हमारा है एन लेमडा बराबर 2d और ऑप्शन चौथा हमारा जो है फोर्थ नंबर वो कह रहा है डी नंबर कि एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बताएंगे सारे बच्चे क्या होना चाहिए जी। ठीक है, चलिए एकदम आराम आराम से बनाइएगा इसको। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। जिन बच्चों को ऑप्शन डी लग रहा है उनका आंसर बिल्कुल ही सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा। ठीक है,
तो जिनको ये लग रहा था उनका आंसर बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। कह रहा है देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु का समन्वय जो है, समन्वय संख्या जो है 8 होती है। ठीक है, निम्नलिखित में मतलब ये चारों जो है, इन चारों में से किस धातु का समन्वय संख्या 8 होती है। ऑप्शन हमारे सामने ए नंबर में है के यानी कि पोटेशियम, ऑप्शन बी हमारा एफई यानी कि लोहा आयरन, ऑप्शन सी हमारा जिंक जेडन यानी कि जिंक, और ऑप्शन डी हमारा एयू, ठीक है, यानी कि सोना। ठीक है, तो चलिए क्या होना चाहिए इसका आंसर, सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं। जिन बच्चों को ऑप्शन ए लग रहा है वो बिल्कुल ही सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के यानी कि पोटेशियम। ठीक है, निम्नलिखित में से किस धातु का समन्वय संख्या जो है 8 होगी, तो पोटेशियम धातु का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर की ओर। देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है देखिए, कह रहा है बीसीसी एकल सेल की संकुलन क्षमता होती है। चलिए हम जानते हैं बीसीसी के बारे में। बीसीसी का फुल फॉर्म होगा बॉडी सेंटरेड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, बॉडी सेंटरेड क्यूबिक यूनिट सेल। चलिए देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे हम लोग, इस तरह से देखिए, बॉडी सेंटरेड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, ये हो गया हमारा बीसीसी का फुल फॉर्म। क्लियर है। तो अब हमारा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि बीसीसी एकल सेल की संकुलन क्षमता जो है वो कितनी होती है। ऑप्शन हमारे सामने 4 है, 58% यानी कि 58%, ऑप्शन बी हमारा 68% यानी 68%, और तीसरा ऑप्शन हमारा 78%, और चौथा हमारा है 88 यानी कि 88%। ठीक है, सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। क्या होना चाहिए इसका आंसर, चलिए जान लेते हैं इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। जी हाँ, जिन बच्चों को लग रहा है ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल ही सही है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 68%। कह रहा है कि बीसीसी एकल सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है जी, तो 68% होती है। चलिए छठे नंबर की ओर बात कर लेते हैं। छठा नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है देखिए ये वाला, कह रहा है कि C6H6, ठीक है, यानी कि बेंजीन जो है वो कैसा पदार्थ है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। C6H6 कैसा पदार्थ है। ऑप्शन हमारा है पहला अनुचुंबकीय, ऑप्शन बी हमारा है लौह चुंबकीय, ऑप्शन सी हमारा है प्रतिचुंबकीय, और ऑप्शन डी हमारा है नन यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए सारे बच्चे इसका जवाब देंगे। क्या होना चाहिए, C6H6 कैसा पदार्थ है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसको आप लोग वीवीआई करके जाइएगा एग्जाम में। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा है जी, इस बार भी चांस है पूरा इसका पूछने का, पूरा चांस है। यानी कि C6H6 कैसा पदार्थ है। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर क्या होना चाहिए। जिन बच्चों को लग रहा है ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही है, प्रतिचुंबकीय इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जिनको ये लग रहा है या जिन बच्चों को मालूम था वो अच्छे से टिक कर लीजिएगा, और सारे बच्चे हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर, मतलब किन बच्चों ने कितना आंसर जो है वो सही करा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, 7वें नंबर की ओर। 7वां भी देखिए हमारा क्वेश्चन है ये वाला। देखिए कह रहा है कि FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं। देखिए FCC का मतलब हो गया, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, ये देखिए BCC में पढ़ा था बॉडी सेंटरेड, क्या पढ़ा था, बॉडी सेंटरेड क्यूबिक। ठीक है, बॉडी सेंटरेड क्यूबिक यूनिट सेल। यहाँ पे हमारा हो जाएगा फेस सेंटरेड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, यानी कह रहा है फेस सेंटरेड क्यूबिक यूनिट सेल में एक जालक में कितने परमाणु होते हैं। ऑप्शन हमारे सामने है, ए में है 1, ऑप्शन बी हमारा 2, ऑप्शन सी हमारा 3, ऑप्शन डी हमारा 4। तो सारे बच्चे इसका जवाब देंगे। क्या होना चाहिए इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए जवाब को जान लेते हैं इसका हम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिन बच्चों को ये लग रहा था उनका बिल्कुल ही सही जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही राइट आंसर टिक करते रहिए, बहुत ही अच्छे जवाब दे रहे हैं।
आगे बढ़ते 8वें नंबर की ओर, ठीक है। 8वां नंबर का रहा है फिर यही वाला प्रश्न, देखिए थोड़ा सा घुमा कर कह रहा है एफसीसी एक एकक जो सेल है इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है, ठीक है। ऊपर हमने पढ़ा था बीसीसी एकल सेल में संकुलन क्षमता कितनी होती है 68%। अब हमारा कह रहा है एफसीसी एकल सेल की संकुलन क्षमता जो है वो कितनी होती है। ऑप्शन हमारे सामने ये नंबर है 54%, 64%, 74% और 84%, ठीक है। सभी बच्चे जवाब देंगे जिनको इसका आंसर मालूम होगा, ठीक है। चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल सही। जिनको लग रहा है ऑप्शन नंबर सी 74%, उनका जो है राइट आंसर बिल्कुल ही सही है, ठीक है। और हमने अभी पढ़ा था बीसीसी एकल सेल की संकुलन क्षमता 68%, और यहाँ पे हमारा हो गया एफसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता जो है वो 74% है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं, 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न हमारा कह रहा है, देखिए ये वाला कि सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है, ठीक है। ये हमारा है सिंपल क्यूबिक एकक सेल। ऑप्शन हमारे सामने 4 है, 20%, 30%, 52% और 62%। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जवाब देंगे सारे बच्चे। इसका क्या होना चाहिए आंसर, ठीक है। चलिए जान लेते हैं इसका आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 52% इसका सही आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने इसका सही जवाब दिया उनका बिल्कुल ही राइट है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया इसका। आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर की ओर, ठीक है। आज के इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 10th। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग बेहतरीन प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर बार एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th हमारा कह रहा है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन हमारे सामने देखिए, ए नंबर 4, ऑप्शन बी हमारा है 7, ऑप्शन सी हमारा है 14, ठीक है, और ऑप्शन डी हमारा है 8, ठीक है। यानी कि 4, 7, 14 और 8 क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। चलिए जवाब को जान लेते हैं। जिन बच्चों को ऑप्शन बी लग रहा है उनका बिल्कुल ही सही है, ठीक है। यानी मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जो है वो कितनी होती है जी, तो 7 होती है, ठीक है। और चलिए एक सूचना हम दे देते हैं, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे लर्निंग ऐप ड्रीम क्लासेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं, ठीक है, वो ज़रूर अभी जाएंगे। हमारा जो देखिए ड्रीम क्लासेस का ऐप है, ड्रीम क्लासेस के नाम से आपको एप्लीकेशन मिलेगा। वो आपको मिलेगा कहाँ जी, प्ले स्टोर में, ठीक है, जहाँ से आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब डाउनलोड करते हैं। वहाँ से आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड करिए और आप घर बैठे 11th, 12th और 10th, ठीक है, और भी फैसिलिटी वहाँ पर दी गई है, जैसे कि नीट वगैरह हो गए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे नीट की तैयारी करना चाहते हैं, और जैसे कि अरिथमेटिक मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं, जनरल कंपटीशन की, ठीक है, और जैसे कि रीजनिंग की तैयारी अगर आपको करनी है जनरल कंपटीशन के लिए, तो ये सारे टॉपिक के बैचेस जो हैं वहाँ पे अलग अलग डिवाइड किए गए हैं, ठीक है, बांट दिए गए हैं। तो वहाँ से आप जाइए, हमारे क्लास को ज्वाइन करिए, और ठीक है, और वहाँ पे जाकर आप अपने क्लास को जो है वो वेरीफाइड कर सकते हैं और आप अच्छे से घर बैठे तैयारी कर सकते हैं फुल्ली, ठीक है, इस लॉकडाउन की स्थिति में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जिन बच्चों को समस्या होगी वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं, आपको डिटेल्स में दे दिया गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ और प्रश्न को इस वीडियो में पढ़ लेते हैं, तो हमारा टॉपिक जो है वो और भी अच्छे से बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 11वें प्रश्न की, ठीक है। चलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, चलिए अब सही है ना। देखिए 11वां नंबर प्रश्न, देखिए सबसे पहले हम प्रश्न को समझेंगे। कह रहा है CSCl की क्रिस्टल संरचना जो है वो कैसी होती है। और मतलब हम पहले जानेंगे CSCl क्या होता है जी। तो CSCl का देखिए जो फुल फॉर्म होगा, यहाँ पे देखिए हमने लिख कर रखा है, आपको समझा देते हैं अच्छे से। ये देखिए CSCl का मतलब हो गया यहाँ पे सीजियम क्लोराइड, ठीक है। आपको इंग्लिश में लिखना तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे दिखेगा जैसे ही आपको इंग्लिश में, वो आपको ये समझ लेना है, सीजियम क्लोराइड ये लिखा है CSCl, ठीक है।
क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है फुल फॉर्म नहीं जानते और क्वेश्चन को गलत पढ़ लेते हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। अगर मान लीजिए इसके जगह आपको सिर्फ क्वेश्चन में ये दे दिया जाए और आप पढ़ के जाएंगे CaCl, बच्चे तो पढ़ के जाएंगे CaCl और हमें क्वेश्चन में मिल जाएगा सीजियम क्लोराइड, तो वहाँ पे बच्चे क्या है वो क्वेश्चन को गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग फुल फॉर्म को भी लेकर चलेंगे। CaCl का मतलब हो गया सीजियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए अब हमारा प्रश्न क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे। कह रहा देखिए CaCl यानी कि सीजियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना जो है मतलब बनावट जो है वो कैसी होगी। ऑप्शन हमारे सामने SCC, BCC, इस सभी का फुल फॉर्म हम लोगों ने पढ़ा था अभी ऊपर में, फेस सेंट्रेड क्यूबिक सेल। ठीक है, FCC, BCC और नन ऑफ दिस। 4 ऑप्शन आपके सामने, सारे बच्चे इसका जवाब देंगे। ठीक है, चलिए जान लेते हैं इसका जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जी ऑप्शन नंबर सी। जिन बच्चों को ये लग रहा है या जिन बच्चों ने इसको टिक करा है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। ठीक है, 12वां प्रश्न कह रहा है कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है, मतलब कि हम वहाँ पे मौजूद हो सकते हैं, संभव है। ऑप्शन हमारा है 23, ऑप्शन बी हमारा है 7, ऑप्शन सी हमारा है 230, ऑप्शन डी हमारा है 14। ठीक है, क्या होना चाहिए इसका जवाब, सारे बच्चे इसका आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 12वां का। चलिए बहुत ही अच्छा, बहुत सारे बच्चों का जवाब सही आ रहा है। जिन बच्चों को ऑप्शन डी लग रहा है बिल्कुल ही सही है, सारे बच्चे ठीक कर लेंगे जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 14, ये वाला कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है, तो 14 प्रकार के। ठीक है, आगे बढ़ते 13वें नंबर की ओर। ठीक है, 13वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, देखिए कह रहा है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या कितनी होती है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल यानी कि BCC जो हमारा था उसमें जो है एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन हमारे सामने ए में 4, ऑप्शन बी हमारा 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी हमारा 1। तो क्या होना चाहिए इसका जवाब, सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। ठीक है, चलिए जान लेते हैं इसका आंसर क्या होगा जी। ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों को लग रहा है उनका बिल्कुल ही सही, ऑप्शन सी टिक करिएगा, 2 होगा। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या 2 होगी। आगे बढ़ते 14वें नंबर की ओर। 14वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है। ट्रांजिस्टर जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है, ट्रांजिस्टर जो होता है इस तरह से उसकी बनावट होती है। देखिए आपको हम एक फिगर के द्वारा समझा देते हैं। ट्रांजिस्टर की जो बनावट होगी वो आप इस तरह से देखते होंगे। ठीक है, इस तरह से रहता होगा, उसमें 2 इस तरह से तार के टाइप का लटका रहता है, यही होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में कह रहा है कि ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व जो है वो किसका बना होता है। ऑप्शन ए हमारा एल्यूमिनियम Al का, ऑप्शन बी हमारा सिलिकॉन Si का, ऑप्शन सी हमारा Cu कॉपर यानी तांबा का, और ऑप्शन डी हमारा Zn यानी जिंक का। ठीक है, तो चलिए इसका जवाब देंगे सारे बच्चे, क्या होना चाहिए इसका जवाब। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। बहुत ही अच्छा आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन। ठीक है, तो आप सारे बच्चे इसको टिक कर लीजिएगा जिनको ये लग रहा था कि ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व किसका बना होता है, तो सिलिकॉन का बना होता है। और आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी कि आज के इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। फिर हम लोग अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 को कवर करेंगे। तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन फिर से लगता आ गया। कह रहा है सिंपल क्यूबिक एकक सेल में सेल की संकुलन क्षमता जो है वो कितनी होती है। ठीक है, पीछे लगता है इसको हम लोगों ने पढ़ा था, नहीं भी पढ़ा तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। सिंपल क्यूबिक एकक सेल में सेल की संकुलन क्षमता जो है कितनी होती है। ऑप्शन हमारा है 20%, 30%, 52% और 62%। क्या होना चाहिए इसका जवाब। ठीक है, सारे बच्चे इसका जवाब देंगे। चलिए बहुत ही अच्छा, जिन बच्चों को ऑप्शन सी लग रहा था बहुत सारे बच्चों ने जवाब भी दिया इसका, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक ही रहने देते हैं। इसके अगले पार्ट में हम लोग और भी 15 से 20 क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग जो है आराम से इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, क्योंकि ये केमिस्ट्री है तो थोड़ा बच्चों को ज़्यादा पेचीदा ना लगे और अच्छे से समझकर वो क्वेश्चन को पढ़कर याद रख सके। ठीक है, तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आप सारे बच्चों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा।
तो सारे बच्चे हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए एक बार फिर से आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का एक बार पुनः वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पर, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से आप सारे बच्चे जुड़ जाइए हमसे, और आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा ये क्लास है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इसके पार्ट 1 को, तो आज हम लोग इसके पार्ट 2 को 16वें नंबर प्रश्न से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसकी क्लास को। तो सभी बच्चे हमें इसके जवाबों को देते जाएंगे हमारे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए आज के हम लोग पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। हमारा जो ये चैप्टर चल रहा था केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट का, इसके चैप्टर 1 के अगले क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। मतलब कि कह रहा है कि बीसीसी इकाई सेल में जो है वो मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है इस प्रकार। पहला ऑप्शन हमारा 32%, 34%, 28% और 30%, ठीक है। चलिए कुछ देर वेट करते हैं, आप सभी जवाब दीजिए इसका क्या होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। चलिए बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया इसका। जिन बच्चों को ऑप्शन ए लग रहा है जी उनका बिल्कुल ही सही जा रहा है आंसर, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये 32%, कि बीसीसी इकाई सेल में जो मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होता है वो 32% होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक सूचना दे देते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो ज़रूर जाकर डाउनलोड करके हमारे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। काफ़ी बेहतरीन होने वाला है आपका टॉपिक, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न, आज के दूसरे प्रश्न और टॉपिक के 17वें प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। ये देखिए 17वां प्रश्न यानी कि अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है, बढ़ जाता है, ऑप्शन ए हमारा बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी शून्य हो जाता है, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए इसका जवाब दीजिएगा। प्रश्न आपका है क्या कि शॉटकी दोष के कारण ठोस का जो घनत्व है वो क्या होता है, ठीक है। चलिए इंतजार कर लेते हैं कुछ देर आप सभी का। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं हम लोग। बहुत सारे बच्चे इसका सही जवाब दिए होंगे। शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व, जिन बच्चों को ऑप्शन बी लग रहा है उनका बिल्कुल ही सही है, घट जाता है जी, ठीक है। अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व जो है वो घट जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि फ्रेंकल तथा शॉटकी दोष होते हैं, ठीक है। किस प्रकार के दोष होते हैं, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा इस बार। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला नाभिकीय दोष, ऑप्शन दूसरा क्रिस्टल दोष, ऑप्शन तीसरा हमारा परमाणु दोष, और ऑप्शन चौथा हमारा है अनुदोष, ठीक है। क्या था क्वेश्चन हमारा कि फ्रेंकल तथा शॉटकी दोष जो है वो किस प्रकार के दोष होते हैं। तो आप सभी बच्चे हमें बताइएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए आंसर जान लेते हैं हम लोग। जी हाँ, जिन बच्चों को लग रहा है परमाणु दोष उनका बिल्कुल ही सही है जी। फ्रेंकल तथा शॉटकी दोष जो होते हैं वो एक प्रकार के परमाणु दोष होते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अच्छे से नोट करते जाइएगा सारे बच्चे। आगे बढ़ते 19वें टॉपिक की ओर। 19वां जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है, ये देखिए कह रहा है कि ठोस क्षारीय धातु हाइलाइडों का रंग जो है वो किसके कारण होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ठोस क्षारीय धातु हाइलाइडों का रंग किसके कारण होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। एफ केंद्रों के कारण, शॉटकी दोष के कारण, फ्रेंकल दोष के कारण, या अंतराकाशी स्थानों के कारण, ठीक है। ये आपका 19वां प्रश्न है। तो सारे बच्चे जवाब देंगे इसका क्या होना चाहिए सही जवाब, ठीक है। चलिए जिन बच्चों को लग रहा है ऑप्शन ए उनका बिल्कुल ही सही जा रहा है, ठीक है। इसका जवाब होगा जी एफ केंद्रों के कारण। क्या था क्वेश्चन हमारा, फिर से हम पढ़ रहे हैं
ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है? तो एफ केंद्रों के कारण। आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह टॉपिक आप लोग का बहुत ही अच्छा जा रहा होगा और ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा इस क्लास में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 20वें प्रश्न की ओर। तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और गौर से देखिएगा इस प्रश्न को। कह रहा है हमारा प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? ऑप्शन हमारा है ए नंबर ग्राफिक, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा है क्वार्ट्ज ग्लास यानी कि SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड, और हमारा सी नंबर ऑप्शन है क्रोमेलियम, ठीक है। और ऑप्शन डी हमारा है सिलिकॉन कार्बाइड SiC। तो चलिए क्या होना चाहिए, इनमें से कौन जो है वो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? सभी बच्चे जवाब देंगे इसका, ठीक है। चलिए जवाब जानते हैं इसका हम लोग, क्या होना चाहिए? राइट आंसर होगा इसका बी नंबर। जिनको भी बी लग रहा है SiO2 क्वार्ट्ज ग्लास, वो बिल्कुल ही सही सोच रहे थे, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए हमारा 21वां प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है किस युगल में सर्वाधिक संकुलन क्षमता होती है? ऑप्शन आपके सामने पहला HCP तथा BCC, ऑप्शन बी हमारा है HCP तथा CCP, ऑप्शन सी हमारा है BCC तथा CCP। देखिए अच्छे से ऑप्शन को देखिएगा, सभी एक जैसे लगेंगे तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं यहाँ पर। ऑप्शन डी हमारा है BCC तथा सरल घनीय कोष्टिका, ठीक है। क्या होगा जवाब जी? सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। चलिए इसके आंसर को जानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि हमारा प्रश्न क्या था उसको पहले हम एक बार फिर से पढ़ते हैं, उसके बाद इसके जवाब को हम लोग क्लियर करते हैं। प्रश्न था किस युगल में, मतलब कि इन चारों में से किस युगल में जो है वो सर्वाधिक मतलब बहुत ही अधिक संकुलन क्षमता होगी इन चारों में। इन चारों का जब हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? HCP तथा CCP का, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं 22वें नंबर प्रश्न की ओर। 22वां कह रहा है कि अपमिश्रण में किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है, ठीक है। अपमिश्रण में किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है? बहुत ही अच्छा, ये बेहतरीन प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा। आपके सामने चार ऑप्शन है, प्रभ्रंश दोष, ठीक है, प्रभ्रंश दोष, शॉटकी दोष बी नंबर, सी नंबर में है फ्रैंकल दोष, और ऑप्शन डी हमारा इलेक्ट्रॉनीय दोष, ठीक है। चलिए जवाब देंगे सारे बच्चे। इसका क्या होना चाहिए आंसर कि अपमिश्रण में किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। चलिए जवाब को जान लेते हैं इसका। बहुत सारे बच्चों का सही जवाब आ रहा है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनीय दोष इसका सही जवाब होगा। जिन्होंने इसको टिक करा था वो बिल्कुल ही सही है, ठीक है, कि अपमिश्रण में किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है, तो इलेक्ट्रॉनीय दोष। और आज का हमारा 23वां जो प्रश्न है वो काफ़ी अच्छा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि NaCl, ठीक है, यानी कि सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक के 58.5 ग्राम में एकक कोष्टिकाओं की संख्या लगभग कितनी होती है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, सभी बच्चे जवाब देंगे। चार ऑप्शन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। कह रहा है देखिए NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के 58.5 ग्राम में एकक कोष्टिकाओं की संख्या लगभग कितनी होगी? ऑप्शन हमारा 6 × 10⁻20, ऑप्शन बी हमारा 3 × 10⁻22, ऑप्शन सी हमारा 1.5 × 10⁻23, और हमारा ऑप्शन डी है 0.5, ठीक है। देखिए समझिए अच्छे से, 0.5 × 10⁻24। तो क्या होगा इसका जवाब? सभी बच्चे दीजिए इसका आंसर, बहुत ही अच्छा है, सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को जी, ठीक है। चलिए इसके आंसर को जानते हैं। जिन बच्चों को ऑप्शन सी लग रहा है उनका जवाब बिल्कुल ही सही है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे का जवाब सही आ रहा है। आगे बढ़ते 24वें नंबर की ओर। 24वां नंबर भी काफी बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है किसी शुद्ध क्रिस्टल में जालक स्थल डैश द्वारा अध्यासित नहीं हो सकता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, अणु के द्वारा, आयन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा या परमाणु के द्वारा, ठीक है। क्या होना चाहिए इसका जवाब? किसी शुद्ध क्रिस्टल में जालक स्थल किसके द्वारा या डैश के द्वारा अध्यासित नहीं हो सकता है? अणु, इलेक्ट्रॉन, आयन, परमाणु। चलिए जवाब दीजिए सारे बच्चे, क्या होगा इसका आंसर?
जी हाँ, बिल्कुल सही। जिन बच्चों को ऑप्शन सी लग रहा है उनका बिल्कुल ही सही जा रहा है ये क्वेश्चन, कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो है इसका अध्यासित नहीं हो सकता इसके जालक स्थल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले यानी कि 25वें प्रश्न की ओर। 25वां हमारा प्रश्न कह रहा है, देखिए कि निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड जो है वो धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। इन चारों में से पूछा है। ठीक है, कि निम्नलिखित मतलब इन चारों में से कौन ऑक्साइड जो है, कौन सा ऑक्साइड जो है वो धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। हमारा ऑप्शन है, देखिए ए नंबर SiO2, ऑप्शन बी हमारा MgO, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा SO3S और ऑप्शन डी हमारा CrO2। ठीक है, तो जवाब दीजिए सारे बच्चे, इसका क्या होना चाहिए सही जवाब 25वें नंबर का। इन चारों में से कौन ऑक्साइड जो धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाएगा। तो चलिए इसके जवाब को जान लेते हैं। जिन बच्चों को लग रहा है ऑप्शन डी उनका बिल्कुल ही सही जा रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा CrO2 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 26वें नंबर की ओर। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा जालक ठोस है। चार ऑप्शन दिए गए आपके सामने। पहला हमारा SO2, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा I2, ऑप्शन सी हमारा है हीरा, ऑप्शन डी हमारा है H2O बर्फ। अब देखिए इस क्वेश्चन में सोचने वाली बात क्या है और थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या है। देखिए सोचने वाली बात यह है कि हमारा जो है ये देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जालक जो है वो ठोस है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में जो हमारा SO2 है उसके बगल में ठोस लिखा हुआ है, तो इससे बच्चे जो है कंफ्यूज कर जाते हैं और हमारे ऑप्शन ए को टिक करके एग्जाम में चले आते हैं, क्योंकि इनको तो लग रहा है कि यहाँ पे बगल में ठोस लिखा हुआ है तो ये तो ऐसे भी ठोस होगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा जालक ठोस है। ठीक है, तो चलिए इसका जवाब दीजिए, उसके बाद हम इसके आंसर पे डिस्कस करेंगे। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे जवाब सही दे रहे हैं। जिन बच्चों को लग रहा है ये देखिए ऑप्शन नंबर सी हीरा, उनका बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा जी, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। हीरा इसका सही जवाब होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जालक ठोस है, तो हीरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका वर्तनांक भी आप लोग को पता होगा 2.42। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछता है। चलिए हम आपको नोट करवा देते हैं। कभी कभी पूछता है जी एग्जाम में कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, बहुत बार ये एग्जाम में बनता है, तो आपको टिक करना है 2.42। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए सारे बच्चे। और एक और क्वेश्चन पूछेगा, सर्वाधिक कठोर पदार्थ, सर्वाधिक कठोर भी इसी को कहा जाता है, हीरे को। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोग याद रखिएगा सारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 27वें नंबर की ओर। 27वां नंबर हमारा देखिए क्या कर रहा है, ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न आ गया हमारे सामने। कह रहा है फ्रेंकल दोष जो है वो किस में होता है। ऑप्शन हमारा है देखिए ए नंबर सोडियम क्लोराइड में, ऑप्शन बी हमारा है ग्रेफाइट में, ऑप्शन सी हमारा है सिल्वर ब्रोमाइड में और ऑप्शन डी हमारा है हीरा में। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने, तो सभी बच्चे इसका जवाब देंगे 27वें नंबर का। चलिए क्या होना चाहिए इसका आंसर, जवाब दीजिए सारे बच्चे। चलिए जान लेते हैं इसका आंसर। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों का सही जवाब आ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर सी सिल्वर ब्रोमाइड में। जिन बच्चों ने इसका जवाब सी दिया है बिल्कुल ही सही दिया है। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा सारे बच्चे कि फ्रेंकल दोष किस में होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड में। ठीक है, और आगे हमारा 28वां प्रश्न, और काफ़ी बेहतरीन प्रश्न इस टॉपिक का आ गया है, जो कि इस प्रकार से बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, आप इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि एवोगाड्रो संख्या यानी कि ब्रैकेट में n से इसे सूचित किया जाता है किसके बराबर होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन आपका कंफ्यूजन वाला होगा। पहला ऑप्शन हमारा है 6.022 गुने 10 पर पावर 24। दूसरा ऑप्शन हमारा देखिए 6.022 गुने 10 पर पावर 23 और ऑप्शन सी हमारा 6.022 गुने 10 पर पावर -23 और ऑप्शन डी हमारा 11.2। तो जवाब दीजिए इसका, सही जवाब दीजिए सारे बच्चे, क्या होना चाहिए इसका आंसर। चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं। जिन बच्चों को ये लग रहा है उनका बिल्कुल ही सही है ऑप्शन नंबर बी। अच्छे से पढ़कर जाइएगा एग्जाम में, इस बार कन्फर्म आएगा जी। ठीक है, कि एक एवोगाड्रो संख्या यानी कि n बराबर होता है 6.022 गुने 10 पर पावर 23। ठीक है,
चलिए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और भी कुछ प्रश्न हमारा इसमें बच गया तो उसको भी हम इस वीडियो में पढ़ ही लेते हैं। 29वां देखिए प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, ठीक है। कह रहा है देखिए, क्षारकीय धातु हैलाइडों के रंगीन होने के सामान्य कारण क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला हमारा ऑप्शन है अंतरकाशीय स्थल, दूसरा हमारा है एफ केंद्र, तीसरा हमारा है शॉर्टकी दोष, चौथा हमारा है फ्रेंकल दोष, ठीक है। क्या है प्रश्न, एक बार फिर से पढ़ रहे हैं कि क्षारकीय धातु हाइलाइडों के रंगीन होने के सामान्य कारण क्या है, किस कारण से वह रंगीन होते हैं। शॉर्टकी दोष के कारण, फ्रेंकल दोष के कारण, एफ केंद्र के होने के कारण, या अंतरकाशी स्थल के कारण, ठीक है। सभी बच्चे जवाब देंगे इसका क्या होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बहुत सारे बच्चों का जवाब आ रहा है। जिन बच्चों को ऑप्शन बी लग रहा है जी वो टिक कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा कि क्षारकीय धातु हैलाइडों के रंगीन होने का कारण क्या है, एफ केंद्र है। और चलिए आज के टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, करा है क्रिस्टल जालक में क्या करा है, क्रिस्टल जालक में आयोडीन के अणु डैश द्वारा बंधे रहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि क्रिस्टल जालक में आयोडीन के अणु जो हैं वो किसके द्वारा बंधे रहते हैं। हमारा ऑप्शन है लंदन बल, ऑप्शन बी हमारा है द्विध्रुव अन्योन क्रिया के द्वारा, ऑप्शन सी हमारा है सहसंयोजक आबंध के द्वारा, या ऑप्शन डी है कुलाम्ब बल के द्वारा। तो चलिए सभी बच्चे इसका जवाब दीजिए, सही जवाब क्या होगा। चलिए आंसर को जान लेते हैं, इसका क्या होना चाहिए इसका आंसर। जी हाँ, जिन बच्चों को ऑप्शन ए लग रहा है उनका बिल्कुल ही सही है, ठीक है। इसका सही जवाब होगा लंदन बल। तो चलिए आज के इस टॉपिक में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो आप सभी बच्चे जिनको ये वीडियो अच्छा लगा हो वो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और नीचे कमेंट बॉक्स हमारा खाली पड़ा है, उसमें ज़रूर जाकर कमेंट में लिखिए आप कि क्या आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आ रही है या इस तरह की वीडियोज़ आपको अच्छा लग रहा है। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं करा है वो ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे एक बार फिर से। तो चलिए जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिख रहा होगा कि आज की जो हमारी क्लास है वो केमिस्ट्री की होने वाली है, ठीक है। तो आप सारे बच्चे जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए हमसे और इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्लास है वो लेसन 2 यानी इसके चैप्टर 2 को हम लोग जिसके कि चैप्टर का नाम है हमारा विलियन। तो इसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए जो कि ऑप्शन वाइज होगा और काफ़ी मज़ेदार होने वाला है ये वीडियो। तो सारे बच्चे अंत तक बने रहेंगे इस क्लास में और जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी प्रश्नों का, क्योंकि सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्ले स्टोर से हमारे लर्निंग ऐप को डाउनलोड जिन बच्चों ने नहीं किया है वो अभी जाइए प्ले स्टोर पे और ड्रीम क्लासेस को डाउनलोड करके आप वहाँ से घर बैठे क्लास 12th 10th और 11th की तैयारी आराम से कर सकते हो। ये आपको कहाँ मिलेगा, प्ले स्टोर में, ठीक है, जो कि हमारे लर्निंग ऐप का नाम है ड्रीम क्लासेस। तो चलिए इस पर हम बाद में भी बात करेंगे। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे जवाबों को देखें, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखते जाएंगे कि और लास्ट में हमें बताएंगे कि उनका कितना क्वेश्चन जो है इस टॉपिक में सही गया, ठीक है। चलिए आज के पहले प्रश्न को हम रखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न देखिए, CaNO3 का होल ट्वाइस यानी कि कहने का अर्थ हो गया कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपका निकल के आता है, अगर आपसे पूछ दे डायरेक्ट कभी एग्जाम में कि ये बताइए आप कि CaNO3 का होल ट्वाइस का रासायनिक नाम क्या होगा, तो क्या बोलना है, कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे देखिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको, कैल्शियम नाइट्रेट। या आपसे इस तरह से भी पूछेगा कि कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होगा, तो आपको ये बोलना है ये वाला CaNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। क्या बोलिएगा आप लोग, कैल्शियम नाइट्रेट मतलब CaNO3 का होल ट्वाइस। तो चलिए क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है वो हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है CaNO3 का होल ट्वाइस का 1/2 गुणांक है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है
ऑप्शन ए हमारा कह रहा है 1, ऑप्शन बी हमारा कह रहा है 2, ऑप्शन सी हमारा कह रहा है 3, ऑप्शन डी हमारा कह रहा है 4। तो चलिए जल्दी जल्दी से सारे बच्चे इसका जवाब देंगे, इसका क्या आंसर होना चाहिए वो आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए बहुत सारा बच्चे का सही आंसर आ रहा है, तो अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा जी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3, यानी CaNO3 का होल ट्वाइस का वाट हाफ गुणांक जो है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एकदम आराम आराम से इस टॉपिक को हम आज पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए कि परासरणी दाब बढ़ता है जब, आपके ऑप्शन ये इस प्रकार है, जब 1 नंबर में तापक्रम बढ़ता है, ऑप्शन बी तापक्रम घटता है, ऑप्शन सी आयतन बढ़ता है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए जवाब दीजिए सारे बच्चे, परासरणी दाब बढ़ता है कब, यानी परासरणी दाब कब बढ़ता है जी। ऑप्शन हमारा आपका इस प्रकार है, जवाब दीजिए सारे बच्चे, ठीक है। चलिए बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया है सही, तो इसके आंसर को जानते हैं क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा जब तापक्रम बढ़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जिन बच्चों ने टिक करा है उनका बिल्कुल ही सही है जी, परासरणी दाब बढ़ता है जब तापक्रम बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम क्या कह रहा है हमारा, ये देखिए थर्ड नंबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे, कह रहा है कि निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है। इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा जो है वो ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन हमारे सामने है नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोलरता या मोललता, ठीक है। देखिए चारों ऑप्शन एक ही प्रकार से मिले जुड़े हैं, तो सही से जवाब देंगे सारे बच्चे सोच समझ कर एकदम। कह रहा है देखिए निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता, इन चारों में से कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। चलिए आंसर को जानते हैं इसका राइट आंसर होगा, जिन बच्चों को लग रहा है ऑप्शन डी उनका बिल्कुल ही सही है और बाकी का आंसर बिल्कुल ही गलत है जी। ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल ही सही होगा जिन बच्चों ने टिक करा है, मोललता इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए चौथे नंबर पे आते हैं हम लोग। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये देखिए कह रहा है आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन कितना होता है। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा है, हाईलाइटेड कर लीजिएगा इसको, इस बार बोर्ड एग्जाम में कंफर्म पूछने वाला है ये क्वेश्चन जी, कि आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन कितना होता है। ऑप्शन आपके सामने है ए नंबर PS बटे P नोट, ये देखिए P नोट माइनस PS बटे P नोट, और P नोट बटे PS या P नोट माइनस PS, 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो चलिए जवाब दीजिए सारे बच्चे, इसका आंसर क्या होना चाहिए, 4 नंबर का, ठीक है। चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं। जिन बच्चों को ऑप्शन बी लग रहा है उनका बिल्कुल ही सही है जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा P नोट माइनस PS बटे P नोट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। आगे बढ़ते हैं पांचवें नंबर की ओर। ये देखिए पांचवा नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है PV बराबर ST में S का मान क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा अच्छे से समझेंगे, PV बराबर ST में S का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने R के मान के बराबर होगा, R के मान से छोटा होगा, या R के मान से बड़ा होगा, या नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए जवाब दीजिए इसका सारे बच्चे, क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। बहुत सारे बच्चे का जवाब सही आ रहा है। इसका राइट आंसर जिन बच्चों को लग रहा है ए नंबर बिल्कुल ही सही है जी, R के मान के बराबर होगा। टिक कर लीजिएगा, अच्छे से नोट बना लीजिएगा। कह रहा है PV बराबर ST में S का मान क्या होगा, R के मान के बराबर है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए छठे नंबर की ओर बढ़ते हैं, और काफी बेहतरीन प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। हर बार एग्जाम में पूछता है और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है। कह रहा है देखिए मानव रक्त का pH मान होता है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे इसका जवाब सही देंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा, मानव रक्त का pH मान 6.5, 7.0, 7.4 या 8.2, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करेंगे कोई भी बच्चे, जवाब इसका सही सही देंगे, ठीक है। चलिए
क्या होगा जी? चलिए जवाब इसका दीजिए सारे बच्चे। बहुत ही अच्छा, बहुत सारे बच्चों का जवाब सही आ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा 7.4। मानव रक्त यानी कि खून का पीएच मान यहाँ पे बोल रहा है जी, समझिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लगभग सभी बच्चों ने सही जवाब दिया इसका। आगे बढ़ते 7वें नंबर की ओर। बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है। कह रहा है समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग कितना होता है? चार ऑप्शन आपके सामने, 30 एटीएम यानी कि एटमोस्फेयर, 10 एटमोस्फेयर, 20 एटमोस्फेयर या 1 एटमोस्फेयर। जवाब दीजिए सारे बच्चे। काफी अच्छा प्रश्न ये भी है। 7वां नंबर। चलिए जान लेते हैं इसका आंसर। जिन बच्चों को ऑप्शन ए लग रहा है उनका बिल्कुल ही सही जा रहा है, 30 एटीएम, ठीक है, यानी 30 एटमोस्फियर होता है। समुद्र जल का परिसारक दाब 30 एटीएम होगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए 8वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर भी काफी अच्छा प्रश्न है। कह रहा है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2O यानी कि जल के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा कितना प्रतिशत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा? ऑप्शन आपके सामने 48%, 22.2% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, 36% या 20.2%। तो जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न हमारा कह रहा है HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा कितना HCl होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चे जवाब सही दे रहे हैं। इसका राइट आंसर जो है, जिन बच्चों को ऑप्शन डी लग रहा है बिल्कुल ही सही बता रहे हैं, ठीक है। राइट जवाब इसका यही होगा, 20.2% HCl होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एकदम आराम आराम से नोट्स बनाते जाइएगा जिन बच्चों को ये टॉपिक अच्छा लग रहा है, ठीक है। 9वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। 9वां देखिए हमारा प्रश्न ये इस प्रकार है। ये देखिए कह रहा है कि कौन सी सांद्रण इकाई जो है ताप से स्वतंत्र होती है? कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है? ऑप्शन हमारे सामने है मोललता, मोलरता, नॉर्मलता या भार आयतन अनुपात, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है? चार ऑप्शन आपके सामने है। चलिए जल्दी जल्दी सा जवाब दीजिए इसका। बहुत ही अच्छा, जिन बच्चों को ऑप्शन नहीं लग रहा है बिल्कुल ही सही है, ठीक है। इसका आंसर होगा मोललता। पीछे भी एक आंसर हुआ था जी मोललता वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर की ओर। 10वां नंबर का रहा है 0.1 MbANO2 का होल ट्वाइस, ठीक है। अब देखिए ये BaNO2 का होल ट्वाइस क्या है जी? तो ये है बेरियम नाइट्रेट, ठीक है। इसका अर्थ हो गया बेरियम नाइट्रेट का ये अनुसूत्र है। सभी बच्चे नोट कर लेंगे। क्या है जी सूत्र? देखिए ये है, देखिए BaNO2 का होल ट्वाइस, ठीक है, बेरियम नाइट्रेट। तो कह रहा है प्रश्न हमारा कि बेरियम नाइट्रेट घोल का 1/2 गुणांक 2.74 है तो विघटन स्तर कितना होगा? 91.3%, 87%, 100% या 74%। तो जवाब देंगे सारे बच्चे। इसका राइट आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए जवाब को जान लेते हैं। बहुत सारे बच्चे जवाब सही दे रहे हैं। जिनका लग रहा है 87% उनको बिल्कुल ही सही लग रहा है। इसका जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। ये देखिए 11वां प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि किसी घोल का परासरण दाब जो है उसका संबंध दिया गया है किस सूत्र के द्वारा, ठीक है। किसी घोल का परासरण दाब का संबंध किस सूत्र के द्वारा दिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है पाई बराबर ST/C, पाई बराबर CT/S या पाई बराबर SC/T या पाई/C बराबर ST। चार ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो चलिए जवाब दीजिए सारे बच्चे जल्दी जल्दी से। बहुत ही अच्छा, बहुत सारे बच्चों को जवाब सही दे रहे जी। 11 का ऑप्शन नंबर डी जिन बच्चों ने जवाब दिया है बिल्कुल ही सही है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। जो हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन था क्वाथी मिश्रण वाला, ठीक है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें लग रहा था, तो आप सारे बच्चे उसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का
पीछे करके रिवाइज करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें नंबर की ओर। 12वां नंबर हमारा प्रश्न देखिए कह रहा है, थोड़ा सा जल्दी से टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है। 12वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है H3PO4 के 1 विलियन की नॉर्मलता क्या होगी, ठीक है। जवाब थोड़ा फास्ट देंगे सारे बच्चे। यहाँ पे देखिए H3PO4 का मतलब हो गया फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया जी, ये देखिए, एक सेकेंड, इसका मतलब हो गया फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ठीक है। तो यही हमसे पूछ रहा है कि H3PO4 के 1 विलियन की नॉर्मलता क्या होगी। चार ऑप्शन आपके सामने है, 0.5N, 1.0N, ये 2.0N या 3.0N, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश हिंदी मिला देते हैं तो कंफ्यूजन नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए फिर से पढ़ देते हैं ऑप्शन को, 0.5N, 1.0N, 2.0N या 3.0N। तो चलिए जवाब दीजिए इसका क्या होगा सारे बच्चे। 12वें नंबर का बहुत सारे बच्चे का जवाब सही है रहा। ऑप्शन नंबर डी जिन बच्चों ने दिया है वो बिल्कुल ही सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो इस टेस्ट को कोई भी बच्चे छोड़कर नहीं जाएंगे, बहुत ही अच्छा ये टॉपिक आप लोग का चल रहा है और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स यहाँ पे क्लियर कराए जाएंगे। प्रश्न नंबर 13 हमारा है, दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पर उबलता है क्या कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने, हिमांक मिश्रण, एजोट्रॉप, ठोस विलयन या ऑल, यानी कि इनमें से सभी। जवाब दीजिए सारे बच्चे क्या कहलाएगा। दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पर उबलता है क्या कहलाता है जी। बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चे का जवाब सही आ रहा है। राइट आंसर इसका हो जाएगा एजोट्रोप, ठीक है। एजोट्रोप जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते 14वें नंबर प्रश्न की ओर। 14वां नंबर हमारा प्रश्न जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्याएं गुणधर्म नहीं है। ये चारों ऑप्शन में बताना है आपको कि इन चारों में से कौन जो है वो अनुसंख्याएं गुणधर्म नहीं है। ऑप्शन आपका है, हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, प्रकाशिक सक्रियता या वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन। चार ऑप्शन में बताना है कि इनमें से कौन अनुसंख्याएं गुणधर्म नहीं है। जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए इसका 14वें नंबर प्रश्न का। चलिए जी हाँ, बहुत सारे बच्चे का जवाब सही आ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन बच्चों ने टिक करा है उनका बिल्कुल ही सही है जी, ऑप्शन नंबर सी बहुत ही सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते 15वें नंबर की ओर। आज के टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आगे आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयवों के एंथैल्पी परिवर्तन होता है। ऑप्शन आपके सामने है, 0 या प्लस वैल्यू, माइनस वैल्यू या नॉन ऑफ दिस, ठीक है। आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयवों के एंथैल्पी परिवर्तन क्या होंगे, 0 हो जाएंगे, प्लस वैल्यू होंगे, माइनस होंगे या नॉन ऑफ दिस। जवाब दीजिए सारे बच्चे क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जिनको लग रहा है बिल्कुल ही सही है, 0 हो जाएगा जी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और आज के टॉपिक का हम लोग लास्ट प्रश्न भी देख लेते हैं और जवाब देखते हैं किन किन बच्चों का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है वो सही जाता है। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है देखिए कि निम्न में से कौन अनुसंख्यक गुण है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अनुसंख्यक गुण है। ऑप्शन ए अब आपके सामने, श्यानता, पृष्ठ तनाव, तरलता या परासरण दाब। तो जवाब दीजिए इसका सही सही क्या होगा इसका सारे बच्चे। चलिए जवाब को जान लेते हैं, ज़्यादा समय ले लेंगे, बहुत ही ज़्यादा टाइम हो रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन बच्चों ने ऑप्शन डी को टिक करा है बिल्कुल ही सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस टेस्ट में इतना ही रहने देते हैं। आज की क्लास आप सभी बच्चों को जरूर पसंद आया होगा, तो आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। और अगले क्लास का इंतजार करिए और अच्छे से तैयारी कर कर आइएगा अगली बार, ताकि आप टेस्ट में अच्छे से अच्छे मार्क्स को ला सको, ठीक है। तो इसी तरह बने रहिए, ड्रीम क्लासेस पर सपोर्ट बनाए रखिए। और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नोट्स के लिए संपर्क करें, ठीक है। तो वहां पे जाकर हमारे नोट्स को आप परचेज कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है आज के इस क्लास में। तो आप सारे बच्चे जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए हमसे। आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए बहुत सारे बच्चे आज जुड़ रहे हैं हमसे।
तो आज की जो हमारी क्लास है वो केमिस्ट्री के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की होने वाली है, ठीक है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो सारे बच्चे अंत तक बने रहेंगे और सारे जवाब को आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा था हमारा केमिस्ट्री के लेसन 2 का, ठीक है, जो कि हमारे चैप्टर का नाम था, यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं, हमारा चल रहा था जी लेसन 2 चल रहा था और चैप्टर का नाम था हमारा विलियन, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके 16 नंबर तक हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में। आज के क्लास में हम लोग 17 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा देखिए पहला प्रश्न है जो आप लोग को दिख रहा होगा कि किसी विलयन में विलेय का मूल प्रभाज व्यक्त किया जाता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। कह रहा है प्रश्न कि किसी विलयन में विलेय का मूल प्रभाज व्यक्त किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। एक्स सोल्यूट बराबर एन बटे एन प्लस एन, यहाँ देखिए एक स्मॉल एन है एक कैपिटल एन है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा ऑप्शन हमारा एक्स सोल्यूट बराबर एन बटे एन प्लस एन। तीसरा हमारा है एक्स सोल्यूट बराबर एन बटे एन। और डी में हमारा है नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी जल्दी से इसका जवाब दीजिए, क्या होना चाहिए इसका आंसर। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, सारे बच्चे के आंसर का इंतजार कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। जी हाँ, चलिए तो इसके जवाब को जान लेते हैं हम लोग आंसर को। इसका राइट आंसर जिन बच्चों को ए लग रहा है या जिन बच्चों ने टिक करा है उनका बिल्कुल ही सही है जी, ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से इसको टिक कर लीजिए। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किसी विलयन में विलेय का मूल प्रभाज व्यक्त किया जाता है एक्स सल्यूट बराबर स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा और इस टॉपिक का 18वां क्वेश्चन चैप्टर का वो आपको दिख रहा है क्या, देखिए निम्नलिखित में कौन राउल्ट नियम है। बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा है, बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ए नंबर पी बराबर पी नोट एक्स, ये हमारा ऑप्शन बी है पी नोट बराबर पी एक्स। तीसरा हमारा है पी बराबर के एच एक्स और डी हमारा है नन ऑफ दीजिए, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए सभी बच्चे इसका जवाब दीजिए, क्या होना चाहिए इसका आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं जी, ठीक है। चलिए कुछ कुछ बच्चों का गलत भी आ रहा है जवाब, आराम से सोच समझ कर देना है, ठीक है। क्लास में एकदम आराम से जवाबों को देना है, सोच समझ कर बनाकर, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका, चलिए जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी को टिक करा बिल्कुल सही है, ठीक है। और आप सारे बच्चे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि किनका कितना क्वेश्चन जो है वो सही गया, ठीक है, एकदम ईमानदारी पूर्वक। आगे बढ़े, चलिए बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर और इस टॉपिक का 19वां प्रश्न देखिए आपको दिख रहा होगा। कह रहा देखिए आइसोटोनिक विलयन वे हैं जिनके बराबर होते हैं, मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि आइसोटोनिक विलयन वे विलयन होते हैं जिनके बराबर होते हैं, ठीक है। 2 विलयन जिनके बराबर होते हैं। ऑप्शन ए हमारा पारासारिक, ऑप्शन बी हमारा हिमांक, ऑप्शन सी हमारा क्वथनांक, ऑप्शन डी हमारा ऑल का मतलब ये तीनों, ठीक है। तो चलिए जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। सारे बच्चे आराम आराम से जवाब देंगे, इसका क्या होना चाहिए 19वें नंबर का जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत सारे बच्चे का जवाब सही आ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिन बच्चों ने टिक किया बिल्कुल ही सही है, पारासरिक इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा, ठीक है। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 20वें नंबर की ओर। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे नोट्स को नहीं परचेस किया है वो जरूर कर लीजिए जी। इस बार स्थिति तो आप लोग को दिख ही रही है पढ़ाई की, तो वहाँ से आप नोट्स से भी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं हमारे नोट्स को परचेस करके, या हमारे लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। इस टॉपिक का चौथा प्रश्न कह रहा देखिए ग्लूकोज के जलीय विलयन की शक्ति 10% है तो इसके 1 ग्राम मोल कितने आयतन में घोले हुए हैं। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, फिर से पढ़िए समझिए क्वेश्चन को कि ग्लूकोज के जलीय विलयन की शक्ति अगर 10% है तो इसके 1 ग्राम मोल कितने आयतन में घोले हुए हैं। ऑप्शन हमारा है 18 लीटर, दूसरा ऑप्शन हमारा 9 लीटर,
तीसरा हमारा है 0.9 लीटर और चौथा ऑप्शन हमारा है 1.8 लीटर। ठीक है, चलिए जवाब दीजिए सारे बच्चे, क्या होना चाहिए इसका आंसर। 20वां प्रश्न है हमारा ये। बहुत सारे बच्चे का जवाब सही आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही। विकास कुमार बिल्कुल ही सही। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा जी। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन डी को टिक करा उनका बिल्कुल ही सही है। ठीक है, लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सारे बच्चे किनका जो कौन सा क्वेश्चन जो है वो गलत गया और क्या कंफ्यूजन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। तो आज हमारा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, चैप्टर नंबर 2 विलियन। बात करते हैं 21वें नंबर की ओर। 21वां कह रहा है कि कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। चार ऑप्शन आपके सामने, इन्हीं चारों में बताना है कि इनमें से कौन जो है वो ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन हमारा ए नंबर है सामान्यता, ऑप्शन बी मोललता, ऑप्शन सी मोलरता और ऑप्शन डी फॉर्मलता। ठीक है, जवाब दीजिए सारे बच्चे, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। बहुत ही अच्छा, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल ही सही जवाब दे रहे हैं। लगभग में सारे बच्चे का जवाब सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, लगता है इसको पहले भी पढ़े थे बच्चे इसको। बहुत सारे बच्चे इसका जवाब दिए हैं, लगभग में सही जवाब दिए हैं सारे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। अगला हमारा 22वां नंबर है और इस टॉपिक का छठा प्रश्न कह रहा है जी, मोललता प्रदर्शित होती है, किसमें प्रदर्शित होती है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्नों में से एक है कि मोललता को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन हमारा है ग्राम प्रति लीटर, ये प्रति का सूचक है, लीटर प्रति मोल, मोल प्रति लीटर या मोल प्रति किलोग्राम। अब देखिए आपको एक और टॉपिक यहाँ पे हम क्लियर करवाएंगे। आपको जो ऑप्शन है वो थोड़ा डिफरेंट भी दिख सकता है। आपको देखिए एग्जाम में ऑप्शन इस टाइप से भी देखने को मिलेगा। जैसे हमारा देखिए ऑप्शन हमारा है ग्राम प्रति लीटर, तो कभी कभी आपको इस टाइप से भी दिखेगा, इस तरह से ग्राम प्रति लीटर, इस तरह से भी दिख सकता है, या आपका ऐसे भी लिखा रह सकता है ग्राम प्रति लीटर, या अभी जो आप लोग देख रहे हैं ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, ये तीनों वर्ड जो है तीनों एक ही है, बस तीनों का रूप अलग अलग है। ठीक है, या तो ऐसे रहेगा ऑप्शन, या आपके सामने ऑप्शन ऐसे दिखेगा या ऐसे दिखेगा, तीनों को एक ही मानना है और अच्छे से टिक करना है। मान लीजिए दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, देखिए लीटर प्रति मोल, तो ये हमारा ऐसे रहेगा लीटर प्रति मोल, ये कैपिटल स्मॉल किसी में भी रह सकता है। ये देखिए लीटर प्रति मोल, ठीक है ना, और ये रहेगा लीटर प्रति मोल। तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसमें। चलिए, तो हमारे सामने ऑप्शन 4 है, मोललता प्रदर्शित होती है ग्राम प्रति लीटर में, लीटर प्रति मोल में, मोल प्रति लीटर में या मोल प्रति किलोग्राम में। तो जानते हैं इसका जवाब क्या होना चाहिए। बहुत ही अच्छा, इसका जो राइट आंसर होगा जी, बहुत सारे बच्चे टिक किए हैं इसका आंसर, मोल प्रति किलोग्राम इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए हमारा जो प्रश्न है 23वां नंबर, वो कह रहा है देखिए विद्युत अपघट्य का उदाहरण कौन सा है। इन चारों में से विद्युत अपघट्य का उदाहरण हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन हमारे सामने है ए नंबर में चीनी, सोडियम एसीटेट, ऑप्शन सी हमारा यूरिया, ऑप्शन डी हमारा बेंजीन। ठीक है, चलिए सभी का तो सूत्र आप लोग जानते ही होंगे, चीनी का C12H2211। ठीक है, तो इस टाइप से है, आपको इसका सूत्र भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। विद्युत अपघट्य का उदाहरण इनमें से कौन सा है। जवाब दीजिए सारे बच्चे इसका, बहुत ही इजी क्वेश्चन है जी। चलिए जानते हैं राइट आंसर, बहुत सारे बच्चे जवाब को सही दे रहे हैं। ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, टिक कर लीजिए आप लोग, जिन जिन बच्चों ने बी को टिक करा है बिल्कुल ही सही है, सोडियम एसीटेट इसका सही जवाब होगा। विद्युत अपघट्य का उदाहरण कौन सा है, सोडियम एसीटेट। आगे बढ़ते हैं 24वें नंबर की ओर। ठीक है, चलिए 24वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है
कि विलयन में संगुणित होने वाले विलेय के लिए वांट हॉफ गुणक कितना होता है। क्या है प्रश्न, विलयन में संगुणित होने वाले विलेय के लिए वांट हॉफ गुणक कितना होता है। ऑप्शन ए हमारा 0 होता है, 1 से अधिक होता है, 1 से कम होता है, या 1.0 होता है। चलिए क्या जवाब होगा, सारे बच्चे इसका जवाब दीजिए जी। 24वें नंबर का जवाब दीजिए, क्या होगा। बिल्कुल सही, अरविंद कुमार, जी हाँ आपका आंसर बिल्कुल सही है जी अरविंद जी। चलिए धीरे धीरे सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं और बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, ठीक है। अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक ये होने वाला है। चलिए बिल्कुल सही, जिन बच्चों ने ऑप्शन सी को टिक करा बिल्कुल ही सही है जी। इसका आंसर होगा राइट आंसर 1 से कम विलयन में संगुणित होने वाले विलेय के लिए वाट हॉफ गुणांक कितना होगा, 1 से कम होगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिए 25वें पे बात करते हैं, ठीक है, 26वां बाद में। पहले 25वां हमारा कर रहा है, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है। वितरण कानून किसने दिया, ठीक है, किस वैज्ञानिक ने दिया वितरण कानून। बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा है। ऑप्शन हमारा ए नंबर है ऑस्टवाल्ड ने, ऑप्शन बी नर्नस्ट ने या नर्स्ट ने, ऐसा करके रहेगा आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, ये नाम थोड़ा अल्टर होता है जी। ऑप्शन सी हमारा हेनरी ने और ऑप्शन डी हमारा वॉन्ट हॉफ ने, ठीक है। वितरण कानून इन चारों में से किस वैज्ञानिक ने दिया वो आपको टिक करना है। तो जवाब दीजिए सारे बच्चे। चलिए बहुत सारे बच्चे का जवाब आ रहा है बिल्कुल सही, ऑप्शन बी हमारा सही होगा, नरस्ट या नरनस्ट रहेगा लिखा हुआ, ठीक है। इसके समीकरण भी हम लोग चैप्टर में पढ़े हैं, नरनस्ट का समीकरण एग्जाम में पूछता है जी। तो वितरण कानून इन्हीं ने दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते देखिए 26वां नंबर जो क्वेश्चन है आपका एकदम ही बेहद ही हाईलाइटेड और वीवीआई दिख रहा होगा, जो कि बहुत बार एग्जाम में ये पूछा है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोल विलयन का परासरण दाब कितना होगा, ठीक है। क्या है प्रश्न, 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 m विलयन का परासरण दाब कितना होगा। ऑप्शन हमारे सामने 2.46 ATM, ठीक है, यानी कि एटमोस्फेयर। दूसरा ऑप्शन हमारा 24.6 ATM या एटमोस्फियर। तीसरा ऑप्शन हमारा है 1.21 ATM या एटमोस्फियर। और चौथा ऑप्शन हमारा 12.1 ATM। तो चलिए जवाब दीजिए सारे बच्चे, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। चलिए बहुत सारे बच्चे का जवाब बिल्कुल ही सही आ रहा है 26वें नंबर का। इसका चलिए आंसर जान लेते हैं जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। जिन बच्चों ने टिक करा है बिल्कुल ही सही है, 24.6 ATM जो है वो इसका राइट आंसर होगा। चलिए ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा सारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं 27वें नंबर और अच्छे प्रश्नों में से एक पे ये भी है, ठीक है। ये प्रश्न हमारा कह रहा है, देखिए देखिए समझिएगा प्रश्न को अच्छे से। ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल, ठीक है, क्या है, ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल विलयन की मोलरता 3 m है, तो इसकी नॉर्मलता कितनी होगी। जल्दी से निकालिए आप लोग, ठीक है। कह रहा है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल विलयन की मोलरता जो है 3 m है, तो इसकी नॉर्मलता कितनी होगी। ऑप्शन हमारे सामने 9n, 0.3n या 3n या 1n, ठीक है। जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए इसका सॉल्यूशन करके सारे बच्चे। क्या होना चाहिए इसका आंसर। बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं जी। फिर से पढ़ रहे देखिए एक बार प्रश्न को। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल विलयन की मोलरता 3 m है, तो इसकी नॉर्मलता कितनी होगी। 9n, 0.3n, 3n, 1n। चलिए जवाब जान लेते हैं। बहुत सारे बच्चे सब जवाब सही दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही होगा। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन ए को टिक करा है उनका बिल्कुल ही आंसर जो है वो सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 28वें नंबर की ओर। तो आप सभी बच्चे 28वें नंबर प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और समझकर इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। 28वां नंबर काफी इंपॉर्टेंट है जी, और सारे बच्चे अंत तक बने रहिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है।
चलिए पढ़ते हैं हम प्रश्न को, 28वें नंबर को। प्रश्न हमारा देखिए है, एक सेकेंड। चलिए प्रश्न हमारा देखिए कह रहा है कि समपराशरी विलयन में समान होती है। ठीक है, बहुत ही अच्छा और हाईलाइटेड प्रश्नों में से एक है कि समपराशरी विलयन में समान होती है। क्या समान होती है? ऑप्शन हमारे सामने है, ए नंबर मोलर सांद्रता, ऑप्शन बी हमारा है मोललता, ऑप्शन सी हमारा है नॉर्मलता, और ऑप्शन डी हमारा है नन ऑफ दिस, यानी कि इन चारों में, तीनों में से कोई नहीं। जवाब दीजिए, इंतजार करते हैं थोड़ा देर। चलिए बहुत सारे बच्चे बिल्कुल ही सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, लगता है इस प्रश्न को पढ़कर आए थे घर से वो। चलिए जान लेते हैं इसका जवाब जी। जी हाँ बिल्कुल जी, राहुल राणा बिल्कुल ही सही आपका जवाब है। 28 का इसका जो राइट आंसर होगा जी, वो ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन बच्चों ने टिक किया है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, समपराशरी विलयन में समान होती है। क्या समान होती है? मोलर सांद्रता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अब हमारा टॉपिक एकदम लास्ट में जा रहा है, तो अच्छे से बने रहिएगा सारे बच्चे। प्रश्न हमारा 29वां कह रहा है कि निम्न में से कौन अनुसंख्य गुण धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि इन चारों जो ऑप्शन हमारा दिया है, इनमें से कौन जो है वो अनुसंख्य गुण धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ऑप्शन हमारे सामने है क्वथनांक का उन्नयन, ऑप्शन बी हमारा है प्रासरण दाब, ऑप्शन सी हमारा है ऑप्टिकल गतिविधि, ऑप्शन डी हमारा है वाष्प दाब का आपेक्षिक आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, जवाब दीजिए। 29वां नंबर प्रश्न काफी अच्छा है जी, ये तो काफी इजी भी है, सभी बच्चे को आना चाहिए कि इनमें से कौन जो है अनुसंख्य गुण धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। 29 नंबर, जवाब दीजिए। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चे जवाब को सही दे रहे हैं, कुछ कुछ बच्चों का गलत भी आ रहा है जी। सोच समझकर जवाब दीजिए इसका, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। चलिए बहुत अच्छा, जवाब को जानते हैं इसका। 29वें नंबर, इस टॉपिक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन बच्चों ने टिक किया है उनका बिल्कुल ही सही है। जवाब इसका क्या होगा? ऑप्टिकल गतिविधि इसका सही जवाब होगा कि ऑप्टिकल गतिविधि जो है वो अनुसंख्य गुण धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के लास्ट और इस चैप्टर के लास्ट प्रश्न पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, प्रश्न हमारा देखिए कह रहा है 30वां नंबर कि किसका क्वथनांक, ठीक है, किसका क्वथनांक एक वायुमंडल दाब पर सबसे उच्च होता है। चार ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में ही बताना है कि इन चारों में से किसका क्वथनांक जो है वो एक वायुमंडल दाब पर सबसे उच्च होता है। ऑप्शन आपके सामने देखिए, 0.1 MnACl, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा है 0.1 M सुक्रोज, ऑप्शन सी हमारा है 0.1 M BaCl2, और ऑप्शन डी हमारा 0.1 M ग्लूकोज। तो चलिए जवाब दीजिए आज के लास्ट टॉपिक पे। ठीक है, और सारे बच्चे हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कितना प्रश्न उनका जो है वो बिल्कुल सही गया है। ठीक है, जवाब दीजिए जल्दी जल्दी से आज के इस अंतिम प्रश्न की। चलिए बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चे जवाब को सही दे रहे हैं। इसका सही जवाब होगा जी ऑप्शन नंबर सी। जिन बच्चों को नहीं मालूम है वो टिक कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न को फिर से पढ़ते और रिवीजन करवा देते हैं आपका। प्रश्न हमारा देखिए कि किसका क्वथनांक जो है इन चारों में से एक वायुमंडल दाब पर सबसे उच्च होता है, तो 0.1 MBaCl2 का। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहाँ तक ही रहने देते हैं। तो अभी तक जिन बच्चों ने हमारे लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं करा है वो जाइए, अभी जाइए प्ले स्टोर पे। ठीक है, और वहाँ पे आप सर्च करिए ड्रीम क्लासेस। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाना है आपको और क्या सर्च करना है? ड्रीम क्लासेस, और वहीं पर आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 10th वाला बैच, 11th वाला बैच और 12th वाला बैच, और घर बैठे हमारे क्लासेस से जुड़कर पढ़ाई को अच्छे से कर सकते हैं। कहाँ मिलेगा ये सारा चीज़? प्ले स्टोर पे। ठीक है, तो चलिए, और हम 10th वाले बच्चे स्पेशलिस्ट हमारे चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो है ये देखिए हमारे चैनल का नाम है सक्सेस स्टडी पॉइंट। ठीक है,
यहाँ पर भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं, क्लास 10th वाले बच्चे। वहाँ पर आपको क्लास 10th की पूरी तैयारी जो है वो घर बैठे करवाई जा रही है यूट्यूब के माध्यम से, बिल्कुल ही फ्री, ठीक है। वहाँ पर आप जरूर जाइए, जुड़िए। अगर 12th वाले बच्चे भी हैं जिनके पास कोई उनके दोस्त वगैरह हैं, भाई बहन हैं, तो उन्हें बता दीजिए हमारे चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट के बारे में, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं, यहाँ तक ही रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सारे बच्चे को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा, ठीक है। तो सारे बच्चे हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि आज की क्लास उन्हें कैसी लगी, और अपने जवाबों को नीचे लिख कर हमें भेजेंगे कि उनका कितना प्रश्न जो है वो सही गया, ठीक है। और आगे की क्लास के लिए बने रहिए आप अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे, ठीक है। तो थैंक यू।